अम्मा जी की तरफ से ऐसे खतरनाक इल्जाम सुनकर अशोक का चेहरा लाल पड़ गया और उसकी बोलती बंद हो गई। वो ऑलरेडी दामोदर का सौतेला भाई होने के कारण बहुत अच्छी और आरामदायक पोजीशन होल्ड करता था, लेकिन अगर वो सच में कह देता कि वो परिवार का मुखिया बनना चाहता था तो शायद अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता। जब अशोक चुपचाप होकर बैठ गया तो अम्मा जी ने कहा, दामोदर जी प्लीज जल्दी से कोई फैसला लीजिए। इस वक्त फैमिली के वो लोग जो अक्सर दामोदर को सपोर्ट किया करते थे, वे भी नाराजगी भरे एक्सप्रेशन से उसे देख रहे थे। परिवार की इज्जत के आगे वे किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। दामोदर ने अचानक जवाब देने के बजाय अपनी जेब में से एक सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। उसने एक सिगरेट जलाई और चुपचाप धुआं हवा में उड़ाने लगा। ये रिएक्शन देखकर हर कोई शॉक में था। वे सभी लोग एक साथ चिल्लाए, दामोदर जी। जब सिगरेट जलकर आधी खत्म हो गई तो दामोदर बोला, मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं। दरअसल मैं पिछली पूरी रात से इंटेलिजेंस टीम के साथ बिजी था। वे लोग अभी भी ऋषिराज के ऊपर लगाई गई सुपारी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए नींद पूरी ना होने की वजह से मैं थोड़ा थका हुआ हूं। ये बहाना सुनकर हर कोई बौखला गया था। परिवार के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी और उसके बावजूद दामोदर केवल एक रात ना सोने की वजह से थकान का बहाना बना रहा था, जबकि इस वक्त उसे लेटर लिखने वाले के खिलाफ फैसला सुनाना चाहिए था। दामोदर ने एक सांस में ही बची हुई सिगरेट खत्म कर डाली और दूसरी सिगरेट जलाते हुए बोला, पहले तो यह बताओ कि ऋषिराज की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैसा है? किसी भी हाल में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फाइनली दामोदर ने इस मुद्दे से जुड़ी कोई तो इम्पोर्टेंट बात कही थी, इसलिए सभी लोगों को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन अम्मा जी और शेखर क्यूरियोसिटी के साथ दामोदर को ही देखे जा रहे थे। वे बस ये देख रहे थे कि इस सिचुएशन से दामोदर खुद को बाहर कैसे निकाल सकता था। तभी अशोक ने कहा, दामोदर जी, मैंने सारे सर्वेंट गार्ड्स को ऋषिराज की सिक्योरिटी पर लगा दिया है, क्योंकि मैं जानता था ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इस वक्त चाहे फैमिली में और कोई भी मर जाए, लेकिन ऋषिराज को कुछ नहीं होना चाहिए। किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि ऋषिराज इस वक्त पूरे परिवार की इज्जत का सिंबल बन चुका था। अगर वो सच में घर के अंदर मर जाता तो फिर पूरी दुनिया उनके ऊपर हंसती। दामोदर सिगरेट का कश खींचते हुए बोला, दैट्स गुड। इसके अलावा जल्द से जल्द हमारे गढ़वाल स्टेट के चारों तरफ पेट्रोलिंग टीम्स को भी बढ़ा दो। कोई मक्खी भी बिना परमिशन के अंदर नहीं घुसनी चाहिए। सब लोग ध्यान से ये बातें सुन रहे थे। कुछ पल की शांति के बाद दामोदर ने आगे जोड़ा, और हाँ, इसके अलावा मेरी पर्सनल सिक्योरिटी टीम से भी सबसे बेस्ट और पावरफुल गार्ड्स को ऋषिराज की सिक्योरिटी के लिए भेज दो। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि अम्मा जी इम्पेशेंट होते हुए बोली, दामोदर जी, क्या बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या ये इस वक्त जरूरी मुद्दा है? माना कि ऋषिराज को बचाना जरूरी है, लेकिन असली मुसीबत की जड़ वो धमकी भेजने वाला है जिसने चिट्ठी लिखी है। उससे आप कैसे डील करोगे ये बताओ। दामोदर गुस्से भरी आवाज में बोला, क्या आपकी नजरों में ऋषिराज की जान की कोई कीमत नहीं है? बस लेटर भेजने वाले के पीछे पड़ी हुई हो। फैमिली की इज्जत तभी तक बची रहेगी जब तक ऋषिराज जिंदा है, वरना इस मीटिंग का पॉइंट ही क्या है? इस बार भीड़ दामोदर के सपोर्ट में थी, क्योंकि जो वो कह रहा था उसमें कुछ तो दम था। लेकिन अम्मा जी ने भी उसे टाइम वेस्ट करने का और मौका नहीं दिया। वो कड़ी आवाज में बोली, ठीक है, ऋषिराज सेफ है, लेकिन उसके आगे क्या? दामोदर समझ गया था कि अम्मा जी क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट मरोड़ डाली। उसका गुस्सा देख पूरा काउंसिल शांत हो गया। दामोदर कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर से एक तेज आवाज आई, दामोदर जी, अभिनव सर अभी गढ़वाल स्टेट के अंदर पहुंच चुके हैं। ये सुनती दामोदर एक झटके के साथ बाहर की ओर देखने लगा। वो इतनी देर से इधर उधर की बेकार बातें करते हुए वक्त काट रहा था, केवल इसलिए कि उसे अभिनव के खिलाफ कोई फैसला ना सुनाना पड़े। वो चाहता था कि एक बार अभिनव वहां पहुंच जाए, फिर शायद वो किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा। अम्मा जी और शेखर भी अभिनव के आने की बात सुनकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, लेकिन अशोक और बाकी सब लोग हैरान होकर एक दूसरे से खुसुर पुसुर बतियाने लगे। ऐसे अजीब मौके पर अभिनव का यहाँ आना और तो और इतनी सीरियस मीटिंग के बीच में बाहर से ये बात अनाउंसमेंट होना बड़ी अजीब बात थी। अशोक खुद से बोला,
वो बास्टर्ड इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? जब काफी देर तक अभिनव अंदर नहीं आया तो दामोदर ने पूछा, कहाँ गया अभिनव? तभी बाहर से आवाज आई, सर अभिनव सर तो सीधे ऋषिराज सर से मिलने उनके बंगले पर चले गए हैं। ये सुनते ही दामोदर को बड़ा झटका लगा। वो गुस्से में बोला, सीधा ऋषिराज के पास चला गया? उसे यहाँ आकर एक बार मुझसे मिलना चाहिए था। अशोक और बाकी सब लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कितनी सी बात पर दामोदर इतना गुस्से में क्यों आ गया था। लेकिन अम्मा जी और शेखर सब कुछ समझ रहे थे। अम्मा जी अपने आप से बोली, वेल डन अभिनव, वेल डन। तभी दामोदर तेजी से उठा और सिगरेट हवा में उछालते हुए बोला, इस मैटर के बारे में आगे अम्मा जी मीटिंग को कंटिन्यू करेंगी। मैं एक बार अभिनव से मिलकर आता हूँ। काउंसिल हॉल से निकलते ही वो अचानक पूरी रफ्तार से ऋषिराज के बंगले की तरफ दौड़ पड़ा। उसे दौड़ते हुए देख रास्ते में खड़े सर्वेंट गार्ड्स और बाकी फैमिली मेंबर्स हैरान थे। दामोदर जो कि हमेशा एक बड़े हाथी की तरह धीमी चाल में चलता था, आज वो इस तरह घबराया हुआ भाग रहा था। दामोदर खुद से बोला, अभिनव तुम आखिर इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हो? कम से कम मुझे सिचुएशन से बचने का एक मौका तो देते। वो अच्छी तरह जानता था कि अभिनव ऋषिराज को मारने जरूर आएगा। अपनी फैमिली पर आँच आने पर दामोदर भी यही करता, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यहाँ पहुंचकर कम से कम एक बार वो पहले आकर दामोदर से मिलेगा। दामोदर को लगा था कि अगर वो अभिनव के साथ बैठकर एक हार्ट टू हार्ट मीटिंग करेगा तो शायद अभिनव मान जाए। शायद अभिनव ऋषिराज को मारने के प्लान को कुछ वक्त और आगे बढ़ा दे। दामोदर दौड़ते हुए बोला, अभिनव प्लीज मेरे वहां आने तक कुछ गलत मत करना। दामोदर को इतनी घबराहट तो गुप्त फैमिली का सामना करते वक्त भी नहीं हुई थी जितनी अभी हो रही थी। ठीक इसी वक्त ऋषिराज के बंगले के बाहर कई सारे सर्वेंट गार्ड्स हाथों में बंदूक, तलवारें और भी कई तरह के अलग अलग हथियार लिए बिल्कुल सतर्क होकर खड़े थे। जब से उन्हें खबर मिली थी कि ऋषिराज को मारने के लिए किसी ने खून से लिखी चिट्ठी भेजी थी, तब से उन लोगों के अंदर का गुस्सा और भी भड़क चुका था, क्योंकि वे गढ़वाल परिवार के वफादार थे। साथ ही साथ उन्हें ये भी डर था कि अगर सच में ऋषिराज मारा गया तो उसकी लाश के साथ साथ वे सब भी जिंदा जलाए जाएंगे। हालांकि बंगले के अंदर आंगन में नजारा बिल्कुल अलग था। पुखराज शांति से बैठा चाय का कप लिए उसकी खुशबू ले रहा था। पास में ऋषिराज अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। अब उसके अंदर बिल्कुल भी गुस्सा या घबराहट नहीं थी। वे दोनों बैठकर खुशखबरी जानने का इंतजार कर रहे थे। ऋषिराज ने अपने लिए कप चाय निकाली और बोला, भाई क्या लगता है अभिनव आएगा क्या? और आएगा तो कब आएगा? वैसे सच बताओ, मुझे थोड़ा मजा भी आ रहा है। जब किलर ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे पड़ी थी तब भी मुझे ऐसे राजा वाला ट्रीटमेंट नहीं मिला था जैसा कि अभी मिल रहा है। ऋषिराज को अब अपनी नहीं बल्कि इस बात की चिंता थी कि अभिनव को किस तरह से मारा जाएगा। गोलियों से भुना जाएगा या तलवारों से टुकड़े टुकड़े करके कीमा बना दिया जाएगा। पुखराज मुस्कुराते हुए बोला, वाह तुम्हारा मूड तो बड़ी जल्दी ठीक हुआ है। ले लो बेटा, मजे ले लो। केवल आज की बात है, कल तो फिर अभिनव की मौत का जश्न मनेगा, तब तुम्हें राजा वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ऋषिराज बोला, लेकिन बताओ ना वो कब आएगा? जब भी आए, लेकिन सूरज ढलने के बाद ही आएगा। वो कोई बेवकूफ नहीं है जो ऐसी चिट्ठी लिखने के बाद तुरंत ही आ जाए। लेकिन रात के वक्त सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर घुसना उसके लिए आसान रहेगा। पुखराज ने मुस्कुराते हुए कहा। ऋषिराज एक्साइटेड होकर बोला, अगर मैं होता तो मैं भी रात का टाइम ही चुनता, देर रात 2-3 बजे। टेंशन मत लो भाई, आज मैं तुम्हारे साथ यही बैठा हूँ। वो शाम को आए चाहे देर रात को, हम अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर उसे कुत्ते की मौत देंगे, ये मेरा वादा है। तभी एक ठंडी हवा चली और पेड़ पर से सूखी पत्तियां उड़ते हुए उन दोनों के ऊपर बारिश की तरह गिरने लगी। ऋषिराज ने अपने कोट के बटन ऊपर तक लगा लिए और बोला, अगर ऐसा है तो फिर आज हम दोनों भाई मचा देंगे तबाही। उस कुत्ते के छोटे छोटे टुकड़े काट कर कुत्तों को ही खिला देंगे। तभी हवा का एक और तेज झोंका चला जिसने ऋषिराज को बुरी तरह कपा दिया। बंगले के बाहर भी वही तेज हवा पेड़ों पर से सूखी पत्तियों को नीचे गिरा रही थी। खून से लिखे उस लेटर के आने के बाद आज किसी ने भी बंगले के बाहर की पत्तियों को साफ भी नहीं किया था। वे चारों तरफ सड़क पर फैली हुई थी। तभी एक व्हील चेयर सूखी पत्तियों को कुचलते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अभिनव कमर सीधी कर, इसीलिए हम किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते।
अभिनव प्यार से मुस्कुराया और बोला, टेंशन मत लो, मुझे तो खुद अभी पता चला, इसलिए मैं सीधा ऋषि का हालचाल पूछने आ गया। यह कहते हुए उसने चुपचाप व्हीलचेयर को धक्का लगाया और सीधे अंदर की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही सिक्योरिटी चीफ 2 कदम आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोककर बोला, अभिनव सर प्लीज, सिचुएशन वैसी बड़ी मुश्किल है, आप हमारे लिए मुश्किलें और मत बढ़ाइए। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर घुस जाएगा या फिर सिक्योरिटी के हत्थे चढ़कर गोलियों से भून दिया जाएगा? क्या दामोदर वक्त रहते वहां पहुंचकर उसे रोक लेगा? क्या ऋषिराज और पुखराज मिलकर अभिनव को हरा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। सिक्योरिटी चीफ की बात सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक गुस्सा छा गया। वो बोला, मैं समझ गया, तुम्हारी नजर में तो मैं एक बास्टर्ड ही हूं ना, वरना अगर पुखराज या आरोही आते तो क्या तुम उन्हें भी इसी तरह रोकते? ये सुनते ही सिक्योरिटी चीफ घबरा गया और बोला, नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। भले वे सभी गार्ड्स मन ही मन अभिनव से चिढ़ते थे, लेकिन उसके मुंह पर उसे बास्टर्ड कहना उनकी औकात के बाहर था। अभिनव बोला, तो फिर जब हर कोई अंदर जा सकता है तो केवल मुझे क्यों नहीं जाने दिया जाए? मेरे साथ ऐसा सौतेला बिहेवियर क्यों? अभिनव की आवाज में एक भारीपन था जिसे देखकर सिक्योरिटी चीफ के माथे पर पसीना आ गया। उसने एक नजर इधर उधर घुमाकर देखा। दामोदर की पर्सनल सिक्योरिटी से भी टॉप क्लास फाइटर्स आए थे। वो खुद से बोला, ये लोग तो यहाँ है ही, और वैसे भी अभिनव तो व्हीलचेयर पर है, ऐसे में यह क्या ही उखाड़ लेगा। ये सोचते ही वो तुरंत अभिनव के रास्ते से हट गया और बोला, सॉरी सर, प्लीज आप अंदर जा सकते हैं। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, काफी समझदार लगते हो तुम, गुड। ये कहते हुए वो धीरे धीरे बंगले के गेट से अंदर चला गया, लेकिन वो सिक्योरिटी चीफ अभिनव की आवाज में छुपा सार्केज्म नहीं समझ पाया था। बंगले के अंदर आंगन में बैठे ऋषिराज और पुखराज दोनों को ही पूरा यकीन था कि अभिनव ने भले ही लेटर भेज दिया था, लेकिन असल में ऋषिराज को मारना नामुमकिन था। यहाँ तक कि ऋषिराज, जो कि खुद टारगेट था, उसे भी बिल्कुल डर नहीं था। उसकी नजरों में तो अभिनव ने लेटर भेजकर उल्टा उसे और भी ज्यादा सेव कर दिया था। तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने दोबारा ढेर सारी सूखी पत्तियों को उनके ऊपर बरसा दिया। पुखराज परेशान होकर पेड़ की तरफ देखने लगा। ऋषिराज ने ये बात नोटिस कर ली। वो बोला, भाई, इस मौसम में तो पत्तियां गिरती है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पुखराज ने ऋषिराज को देखा और धीमे से मुस्कुराकर बोला, आई डोंट नो, लेकिन पत्तियों को इस तरह गिरते देख मुझे अंदर ही अंदर सैडनेस फील होती है। कुछ पलों की शांति के बाद उसने आगे कहा, वैसे तुमने एक बात नोटिस की? इस पूरे मामले में हम लोग थोड़ा लकी रहे। इस वक्त सिचुएशन हमारे लिए कितनी डेंजरस होनी चाहिए थी, लेकिन अभिनव के पागलपन ने सब कुछ इजी कर दिया। बस आज अभिनव मर गया तो दामोदर अंकल के अगले बर्थडे पर अगले फैमिली हेड का भी डिसीजन हो ही जाएगा। यह सुनकर ऋषिराज की आंखें चमक उठी। उसने कहा, शायद इसी को डेस्टिनी कहते हैं। शायद ऊपर वाले ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया था कि तुम ही फैमिली हेड बनो, वरना अभिनव जैसे पावरफुल आदमी को भगवान पागल वाला दिमाग नहीं देते। और दूसरी तरफ अधिराज को फैमिली और पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो अपनी ट्रेनिंग में ही बिजी रहता है। आई होप कि तुम ही लीडर बनो भाई। ऋषिराज के शब्दों ने पुखराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला दी। उसे भी लगने लगा था कि उसके नसीब में लीडर बनना था। उसने धीमे से अपना चाय का कप उठाया और ऋषिराज को भी इशारा किया। दोनों ने वाइन की ग्लास की तरह चाय के कप को टकराया और चीयर्स किया और आराम से बैठकर चाय पीने लगे। तभी लोहे का भारी भरकम गेट आवाज करता हुआ खुल गया। उन दोनों के बैठने की पोजीशन ऐसी थी कि ऋषिराज सीधे गेट को देख रहा था, लेकिन पुखराज की पीठ गेट की तरफ मुड़ी हुई थी। ऋषिराज ने सर उठाकर उस तरफ देखा। उससे एक पल को लगा मानो वो अपनी मौत को ही नजदीक आते हुए देख रहा था। अभिनव के चेहरे पर एक नफरत भरा गुस्सा साफ झलक रहा था। एक पल के लिए ऋषिराज का पूरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। बस अभिनव अपनी व्हीलचेयर पर बैठा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इतना ही उसके दिमाग में चल रहा था। शौक और घबराहट की वजह से ऋषिराज अचानक जोर से चिल्लाया। उसके मुंह में भरी हुई चाय किसी फव्वारी की तरह उड़ते हुए सीधे पुखराज के चेहरे पर जा गिरी।
पुखराज तुरंत गुस्से में आ गया, लेकिन उसने जैसे ही सर उठाकर ऋषिराज को घबराए हुए देखा, उसके सारे रोए खड़े हो गए। उसने एक झटके से सर घुमाया तो उसका भी वही हाल हुआ जो ऋषिराज का था। अभिनव के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वो बोला, ऋषिराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? तुम्हें क्या लगा था कि मेरे पैर अब काम के नहीं रहे तो मेरे हाथ भी बेकार हो गए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये हाथ अब हथियार नहीं उठा सकते? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका अभिनव के बगल से गुजरता हुआ सीधे पुखराज और ऋषिराज से जा टकराया और वे दोनों कांप उठे। लेकिन अगले ही पल पुखराज ने अपने आप को शांत कर लिया। वो तुरंत चिल्लाया, गार्ड्स! गार्ड्स! पुखराज की आवाज में एक घबराहट झलक रही थी। उन दोनों ही भाइयों को उम्मीद नहीं थी कि अभिनव ऐसे उजाले में सब लोगों के सामने ही ऋषिराज को मारने आ जाएगा। उनकी सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई थी। अभिनव उन दोनों के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। पुखराज की आवाज सुनते ही बाहर सिक्योरिटी चीफ तुरंत अलर्ट हो गया। उसे भयंकर घबराहट होने लगी, जैसे कि मानो उसने अभिनव को अंदर भेजने का फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वो तुरंत दामोदर की पर्सनल सिक्योरिटी टीम के खास गार्ड्स को लेकर अंदर घुसा तो उसकी नजरें अभिनव पर टिक गई। ऋषिराज का बंगला बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। एंट्रेंस से लेकर आंगन तक काफी दूरी थी। उसने तुरंत अपनी गन निकाल ली और चिल्लाया, ऋषि सर को कुछ नहीं होना चाहिए, कम ऑन टीम! वो अभिनव के ऊपर फायर करने वाला था, तभी दामोदर की टीम के एक मेंबर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वेट, वो तो ऋषिराज और पुखराज के बहुत नजदीक है, निशाना चुका तो उन्हें भी गोली लग सकती है। वो टीम मेंबर अभिनव के साथ पहले काम कर चुका था। उनका एक पक्का बॉन्ड बन चुका था। इतने में बाकी के सारे गार्ड्स भी अंदर आ चुके थे। उन्होंने देखा कि अभिनव के हाथ में खंजर था जो उसने ऋषिराज की तरफ ताना हुआ था। हर कोई अभिनव की ऐसी हिम्मत देखकर बौखला चुका था। वक्त कुछ सेकंड्स के लिए मानो ठहर सा गया था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ अभिनव के बाल और उसका कोट मानो नाच रहे थे। अभिनव मुस्कुराते हुए चिल्लाया, ऋषिराज, योर टाइम इज अप, गो टू हेल! ये सुनते ही ऋषिराज का पूरा बदन जकड़ गया। तभी पुखराज ने अचानक उठकर चाय का कप अभिनव की तरफ फेंक कर मारा। पुखराज शॉक में था। वो खुद से बोला, जब किसी को पता हो कि खुद की मौत की भी गारंटी है तो ऐसे में कोई कैसे अपने दुश्मन को मारने आ सकता है? क्या यह बास्टर्ड यहाँ मरने के लिए ही आया है? हालांकि अभी भी उसे यकीन था कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ अभिनव ऋषिराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और इतने में सिक्योरिटी टीम आकर उसे दबोच लेगी। लेकिन जैसी चाय का कप अभिनव से टकराने ही वाला था, वो अचानक टूटकर चकनाचूर हो गया, मानो किसी चीज से टकरा गया हो। पुखराज रिएक्ट कर पाता उससे पहले अभिनव के हाथ का खंजर हवा में उड़ता हुआ आया और चाय के कप को चीरता हुआ सीधे पुखराज के हाथ में जा धंसा। वो अभी कुछ सोच भी नहीं पाया था कि अचानक उससे हवा में एक पतले तार की तरह कुछ लहराता हुआ दिखाई दिया, जो कि ऋषिराज की तरफ बढ़ रहा था। पुखराज ने सर घुमाकर देखा तो अचानक ऋषिराज की गर्दन के पिछले वाले हिस्से में से अचानक खून निकलने लगा। अभिनव के हाथ में एक मेटल का बॉक्स था। उसने अपने दाएं हाथ को झटका दिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, इधर आओ ऋषिराज, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? ऋषिराज की गर्दन पर एक पतली धारदार वायर लिपट चुकी थी। उसको झटका देकर अभिनव ने अपनी तरफ खींचा था। ऋषिराज का गला कटने ही वाला था कि ऐसे मौके पर उसकी सालों की गई फिजिकल ट्रेनिंग काम आ गई। वो पूरी स्पीड से अभिनव की ओर कूद पड़ा। वो जानता था कि अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो वो वायर उसका गला काट देगी। पुखराज को भी खून से सनी हुई वायर नजर आ गई थी। वो चिल्लाया, ऋषि! खून के कुछ छींटे पुखराज के चेहरे पर भी आ गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पर ही किसी पुतले की तरह जम गया था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि ऋषिराज अभिनव के पैरों के सामने अधमरा सा गिरा पड़ा था और उसकी गर्दन से तेजी से खून बह रहा था। लेकिन अभिनव इतने पर ही नहीं रुका। वो अपनी व्हीलचेयर से आगे की ओर कूद गया और घिसटते हुए ऋषिराज के नजदीक पहुंच गया। वो चिल्लाया, कैसा लग रहा है ऋषिराज? हाँ, तुम दूसरों की जिंदगी को कीड़े मकोड़ों की जिंदगी समझते हो ना? अब खुद मौत के आगे खड़ा होकर कैसा लग रहा है? अचानक अभिनव ने एक खंजर निकाल लिया और ऋषिराज का गला पकड़ लिया। ये नजारा देखकर जो गार्ड्स दौड़ते हुए नजदीक आ रहे थे वे भी अचानक रुक गए। पुखराज भी अपनी जगह पर घबराहट के मारे जम चुका था। सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी तेजी से हुआ था कि हर कोई शॉक में था।
ऋषिराज की गर्दन का पिछला हिस्सा इतनी बुरी तरह कट गया था कि अब उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लगातार खून बहने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। उसकी आंखें बस अभिनव के ऊपर टिकी हुई थी। वो एक आखिरी कोशिश करते हुए कमजोर आवाज में बोला, अभिनव प्लीज, हम तो भाई है ना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। ये सुनते ही अभिनव जोरों से हंस पड़ा। उसे ये पूरी सिचुएशन बहुत फनी लग रही थी। वो चिल्लाया, मेरे जैसा बादशाह तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? हाँ ऋषिराज, जब तुमने अनन्या को किडनैप करके मारा था, जब तुमने मेरे भाई ईशान को जहर दिया था, क्या तब तुम्हारे अंदर भी ये दया जागी थी? हाँ बोलो। ये कहते ही अभिनव ने पूरी ताकत लगाकर ऋषिराज के सीने में ताबड़तोड़ खंजर से वार कर दिया। हाँ बोलो बोलो बोलो। अभिनव चिल्लाए जा रहा था। हर एक घाव के साथ ऋषिराज का खून फव्वारे की तरह बहता जा रहा था और उसकी आंखों में से जिंदगी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अभिनव रुको! दामोदर पसीने से लथपथ भीड़ को चीरते हुए अंदर आकर चिल्लाया, लेकिन अभिनव के हाथ बेधड़क ऋषिराज के सीने पर वार किए जा रहे थे। वो चिल्लाया, टाइगर ने एक बार किसी को मारने की कसम खा ली तो फिर भगवान भी आकर उसे नहीं बचा सकता। ऋषिराज के खून के कई सारे छींटे अभिनव के चेहरे और उसके पूरे बदन को भिगो चुके थे। पूरे आंगन में इस वक्त ऐसा सन्नाटा था कि केवल ठंडी हवा के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने पेड़ के ऊपर से ढेर सारी पीली पत्तियों की बारिश कर दी। वे सारी पत्तियां ऋषिराज की बेजान लाश के ऊपर आकर गिर पड़ी। खून से सना हुआ अभिनव इस वक्त बहुत खौफनाक लग रहा था। उसे देखकर ही वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। गढ़वाल परिवार की टोटल सिक्योरिटी में से 50% लोग वही तैनात थे। उसके बावजूद भी अभिनव भरी दोपहर में सरेआम आकर ऋषिराज को मार गया था। ऊपर से सब लोगों के लिए हैरानी की बात यह थी कि अभिनव व्हीलचेयर पर था। उसके बाद भी वो आसानी से बिना किसी डर के ऐसा काम कर गया था। इस वक्त हर कोई खौफ में था, यहाँ तक कि पुखराज की भी वही हालत थी। आज उसे पहली बार समझ आ रहा था कि उसके और अभिनव के बीच कितना बड़ा फर्क था। दामोदर भी भीड़ के साथ खड़ा होकर बहते हुए खून की तरफ देख रहा था। उसके दिल में भी डर था, लेकिन अभिनव से नहीं, बल्कि अभिनव के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अब अभिनव को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक अभिनव को देखते हुए दामोदर की आंखों से आंसू निकल आए। तभी अभिनव ने ऋषिराज का कॉलर छोड़ दिया। ऋषिराज का बेजान शरीर अपने ही खून के तालाब में धड़ाम से गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज सुनते ही पुखराज दर्द भरी आवाज में चीखा, ऋषि! उसके दिल का दर्द अचानक गुस्से और नफरत में तब्दील हो गया। ऋषिराज आखिर उसका अपना छोटा सगा भाई था। भले ही अम्माजी और शेखर ने उसे कितनी पट्टी क्यों ना पढ़ाई हो, लेकिन जिंदगी भर साथ बिताई हुई यादें अचानक उसकी आंखों के आगे घूम गई और वो गुस्से से बौखला उठा। वो तेजी से अभिनव की ओर झपटते हुए चिल्लाया, You bastard! I'm going to kill you! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी दामोदर ने गरजते हुए आवाज में ऑर्डर दिया, रुको उसे, अभिनव को जिंदा पकड़ लो। एक झटके के साथ सारे गार्ड्स तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने अभिनव और पुखराज को घेर लिया। दामोदर ने जानबूझकर जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया था ताकि अभिनव की जान बच सके, वरना पुखराज उसे सचमुच मार डालता। गार्ड्स ने तुरंत अभिनव को जमीन पर से उठा लिया और कुछ लोगों ने पुखराज को रोक लिया। पुखराज अपनी पूरी ताकत लगाकर जोरों से छटपटाते हुए चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव के बचने का वाकई कोई रास्ता नहीं बचा है? क्या परिवार के प्रेशर में आकर दामोदर अभिनव को खुद अपने हाथों से मार देगा? क्या पुखराज अभिनव की जान ले लेगा? जब अधिराज को इस बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? अम्माजी और शेखर इस मौके का किस तरह